नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। 5 दिन के रोक के बाद आज से केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा फिर बहाल। यात्रा का पंजीकरण और संचालन फिर से शुरू। खराब मौसम के चलते 1 से 5 सितंबर तक यात्रा पर लगाई गई थी रोक। जिलाधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। मौसम देखकर यात्रियों के ठहराव आवाजाही का भी ले फैसला। पुलिस एसडीआरएफ को संवेदनशील इलाकों में सतर्क रहने के भी आदेश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं से सहयोग और संयम बनाए रखने की भी अपील की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा की एक बार फिर से शुरुआत हो चली है। मौसम खराब के कारण कई बार यात्रा इस बार स्थगित हुई है और 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक यात्रा स्थगित थी, जिसके बाद आज से फिर बहाल हो गई है यात्रा। और 5 दिन की रोक के बाद आज से यात्रा शुरू हुई है। तो वहीं यात्रा का पंजीकरण और संचालन फिर से शुरू हो गया है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरह से यात्रा अब गतिमान है और किस तरह की व्यवस्थाएं इस बार रहने वाली हैं यात्रा को लेकर? हाँ, देखिए विशाल, जिस तरह से मौसम जो है पल पल जो है करवट ले रहा है, और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं अभी अगर मौजूदा उसकी बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और इसको लेकर के एक बार फिर जो है कहीं ना कहीं एक कहा गया है कि चाहे देहरादून हो, चंपावत हो, टिहरी हो, बागेश्वर हो, इन जिलों में जो है बरसात देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं इन जिलों में बरसात को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया। लेकिन अगर हम यात्रा की बात करें तो यात्रा को लेकर के 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक रोक लगाई गई थी, क्योंकि उस दौरान भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। उस वक्त यातायात भी जो है बाधित था। और अब यातायात जिस तरह से सुचारू रूप से खोल दिया गया है, तो ये कहा जा रहा है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा को आज से प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो चाहे उत्तरकाशी हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, इन जिलों के जिलाधिकारी को साफ तौर पर यह निर्देशित किया गया है कि आप अपने क्षेत्र के यात्रा के जो रूट्स हैं उनको देख करके, वहाँ की चुनौतियों को देखते हुए तमाम नज़र बनाए रखें और अपने आप फैसला लीजिए कि किस तरह से यात्रा को संचालित करना है, किस तरह से यात्रा को रोकना है, किस तरह से यात्रा जो करने यात्री आ रहे हैं उनको सुरक्षित यात्रा कराना है। उसके लिए चाहे पुलिस हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, तमाम जो यात्रा रूट पर जो लगाई गई हैं उनको कहा गया है कि वह इस हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैनात रहें। तो निश्चित तौर पर अगर हम समझें तो जिस तरह से 5 दिनों के लिए यात्रा को बंद किया गया था, यात्रा को रोका गया था, कि ये कहा गया था कि फिलहाल स्थगित करना पड़ेगा क्योंकि हालात ठीक नहीं है, अब जो है उनको खोल दिया गया है। और इसकी सीधी जिम्मेदारी जो है जिलाधिकारियों को सौंपी गई है कि वे अपने हिसाब से जो है वहाँ पर जो है फैसले ले सकते हैं। तो फिलहाल जिस तरह से देखा जाए तो अब यात्रा शुरू प्रारंभ हो गई है। लेकिन बीच में अगर हम बात करें, जिस तरह से भारी बरसात देखने को मिली थी और उसके साथ साथ जो है लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही थी, तो उस दौरान जो है इक्के दुक्का ही जो यात्री है वो वहाँ पर पहुँच रहे थे। अधिकांश यात्रियों ने जो है इस तरह का फैसला लिया था कि वह आगे नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है अब धीरे धीरे जो है मानसून का एंडिंग का समय चल रहा है, तो धीरे धीरे जब स्थिति सामान्य होगी, मौसम साफ होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं यात्रा भी जो है अपनी पटरी पर उसी पीक पर लौटती हुई नजर आएगी, जिस तरह से जो है कहा भी जा रहा है। और इसके लिए जो है तमाम अधिकारी हों, बीकेटीसी हों, वो लगातार जो है कहीं ना कहीं जो है इस पूरी यात्रा को लेकर के जो है कहीं ना अपनी तैयारियों में दोबारा से जुड़ गए हैं। जी, लेकिन योगेश, ऐसे में यात्रा अब एक बार फिर से शुरू कर दी गई है, तो मौसम अभी हाल फिलहाल में कैसा रहने वाला है? क्या कुछ मौसम की ओर से अभी अनुमान भी जताया गया है और किस तरह से अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, क्योंकि यात्री जब पहुंचेंगे तो उनको किसी तरह का व्यवधान ना हो, किस तरह की दिक्कतें ना हो? हाँ, देखिए बिल्कुल, मौसम विज्ञान केंद्र ने इसको लेकर के अभी ये अलर्ट जारी किया है कि इन पहाड़ी इलाकों में जो है बरसात देखने को मिलेगी। लेकिन ये बरसात जो है हल्की से मध्यम रहेगी। ये भारी बरसात का भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। रुक रुक कर बारिश का जो क्रम है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यात्रा के लिए जिस तरह से बीच में भारी बरसात के बीच रोकना पड़ा था, लेकिन अब जो है जिलाधिकारियों को इसके लिए कहा गया है कि वह तमाम अपनी तैयारी रखें। पीएससी हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, उनकी बीआरओ की टीम हो, उनको जो है तैनात रखें, क्योंकि जो है बरसात के बीच जब धूप निकलती है तो कहीं ना कहीं पहाड़ों की चटक कर नीचे आने की संभावनाएं जो बनी रहती हैं, बोल्डर्स के नीचे आने की संभावनाएं जो है वो कहीं ना कहीं जब चटकदार धूप निकलती है तो उसके बीच बन जाती है। तो ऐसे में उस चुनौती को भी ध्यान में रखने के लिए जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं और साफ तौर पर कहा है कि अधिकारी हर पहलू पर नज़र बनाकर रखें, किसी भी विषम परिस्थितियों पर निपटने के लिए टीमें तैयार रहें और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखें। तो इसके लिए जो है ये भी कहा गया है कि वह अपने क्षेत्र में जो यात्राएं हैं संचालित हो रही हैं उन पर किस तरह से फैसला लेना है, उस पर भी वह अपने विवेक के अनुसार काम करें। तो अब देखना होगा कि मौसम ने तो अलर्ट जारी कर दिया है,
हल्की से मध्यम बारिश के लिए कहा है। अब देखना होगा कि किस तरह से यात्राओं को संचालित कराया जाता है, किस तरह से लोगों को सुरक्षित जो है यात्रा कराई जाती है, किस तरह से टीमें काम करती हैं और किस तरह से जो आने वाले वक्त में जो बरसात का अलर्ट जारी किया है उसको देखते हुए जिलाधिकारी फैसला लेते हैं। लेकिन योगेश, इस बार की यात्रा कम भी चली है, बार बार ब्रेक लगाना पड़ा यात्रा पर, तो इस बार की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और लगभग अभी कुछ आंकड़ा मिल पाया है कि कितने लोग जो हैं इस बार की यात्रा कर चुके हैं? देखिए, यात्रा की अगर आंकड़ों की बात करें तो जब हम पहले यात्रा पीक पर थी 30 लाख से ऊपर आंकड़ा पहुंचा था और उस बीच जो है काफ़ी जो यात्री थे वो जो है अपनी यात्रा को कर रहे थे। लेकिन अब इस बार क्योंकि भारी बरसात का जो अलर्ट है वो पहले से ही मौसम विभाग ने जताया था कि इस बार भारी बरसात देखने को मिलेगी और इसी वजह से देखा जाए तो जो बरसात के मानसून का दौर है वो काफ़ी चला और इस बार काफ़ी जो है आपदा देखने को मिली है और इसी वजह से जो है कई बार यात्रा को रोकना पड़ा। हेली दुर्घटनाएं हुई, इस बात जो है हेली सेवाओं पर फिर रोक लगानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन तमाम जो स्थिति सामने आई, इस तमाम तस्वीरें सामने आई, उसके बाद बड़े फैसले जो है सरकार को, अधिकारियों को लेने पड़े। लेकिन अब जिस तरह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मौसम का जो है मानसून का एंडिंग चल रहा है और इसके बाद जो है स्थिति सामान्य होनी शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद जो है यातायात का भी संचालन ठीक तरीके से किया जाएगा। उसके बाद हेली सेवा पर भी विचार विमर्श करने के बाद उनको खोला जाएगा और यात्रा किस तरह से जो है दोबारा पटरी पर लौटे, पीक पर लौटे, उसके लिए भी जो है कहीं ना कहीं इंतजाम किए जाएंगे। हालांकि बीकेटीसी की बात की जाए, यात्रा मार्गों की बात की जाए, उनको खोलने के लिए बीकेटीसी अपनी तैयारियों में जुट गया है। बीआरओ जो है अपनी यात्रा मार्गों को सही करने में जुट गया है, यानी कि तमाम व्यवस्थाओं में अब जो है उनको ठीक करने के लिए, तमाम स्थिति करने के लिए अधिकारी जुट गए हैं और आने वाले वक्त में जल्द से जल्द इन चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए। तमाम चीज़ों को व्यवस्थित करने के साथ साथ यात्रा को पटरी पर लौटाया जाए, उसके लिए काम करते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ मंथन भी आपस में चल रहा है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गढ़वाल कमिश्नरी का मुख्यालय पौड़ी होने के बावजूद गढ़वाल कमिश्नर और आईजी पर पौड़ी मुख्यालय में न बैठने को लेकर आरोप लगते रहे हैं। उत्तराखंड बनने से पहले नियमित रूप से कमिश्नर पौड़ी बैठते थे, लेकिन राज्य बनने के बाद गढ़वाल कमिश्नर देहरादून में ही ज़्यादा बैठते हैं, जिसको लेकर अब जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत आने लगी है। सीएम धामी से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज और पौड़ी विधायक से ने कमिश्नर और आईजी को नियमित रूप से पौड़ी में बैठने की मांग की है, जिस पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कमिश्नर और आईजी को 3 दिन पौड़ी में ही बैठने की बात की गई है, जिसका संज्ञान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लिया है और कमिश्नर और आईजी को पौड़ी भी पहुंचाया है। देखिए, कुमाऊं कमिश्नरी का हेडक्वार्टर है नैनीताल। तो जितने भी कुमाऊं में कमिश्नर रहते हैं वो हल्द्वानी और नैनीताल में ही रहते हैं। चूँकि गढ़वाल कमिश्नरी में देहरादून जिला भी है, हरिद्वार जिला भी है, पौड़ी जिला भी है, चमोली जिला भी है, उत्तरकाशी भी है और टिहरी भी है। जब तक राज्य नहीं बना था तब तक सारे कमिश्नर और आईजी पौड़ी में बैठते थे। राज्य बनने के बाद ये थोड़ा कमी आई कि कमिश्नर लोग कम बैठते थे, लेकिन जैसे मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और सतपाल महाराज जी ने भी किया, हमारे पौड़ी के विधायक जी ने भी किया, हमने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को कि कम से कम 3 दिन कमिश्नर वहाँ बैठने चाहिए पौड़ी में और आईजी भी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुरंत जो है अभी आदेश हो गया है कि मिनिमम 3 या 4 दिन जो है कमिश्नर पौड़ी में बैठेंगे और अगर विपक्षी दल भी अगर ऐसा सुझाव देते तो हमें वो भी अमल है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर कांग्रेस देश भर में संगठन सर्जन कार्यक्रम चला रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं की रायशुमारी से कांग्रेस जिला अध्यक्षों का चयन होगा। इसी क्रम में पार्टी हाईकमान के निर्देश पर राजस्थान कांग्रेस की दिग्गज नेता संगीता बेनीवाल पर्यवेक्षक के तौर पर राजस्थान से लोहाघाट पहुंची, जहां एनेक्सी भवन लोहाघाट में डॉक्टर अमर सिंह कोटियाल की अध्यक्षता और शैलेंद्र राय के संचालन में संगठन सर्जन कार्यक्रम आयोजित भी किया गया। इस तरह से हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे, हमारे लोकप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी व संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी की ये विचारधारा थी कि राज्यों में संगठन बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब जब भी सत्ता में आई है उन्होंने हमेशा किसान की बात की है, युवाओं की बात की है, महिलाओं की बात की है
पार्टी ने हमेशा काम करा है, नई नई योजनाएं बनाई हैं, परंतु उन बातों को कहीं ना कहीं गांव ढाणी तक पहुंचाने में हम लोग असक्षम रहे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो काम तो बहुत करती है पर बता नहीं पाती। भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर कर बताना ज़्यादा जानती है। तो कहीं ना कहीं हमारे नेताओं ने ये महसूस किया कि संगठन जो है वो जब मजबूत होगा तभी कहीं जाकर हमारी सारी कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की रीतियाँ नीतियाँ आम जन तक पहुंच पाएगी। तो उसको लेकर एक आम व्यक्ति भी अपना जिला अध्यक्ष। हरिद्वार में गणपति विसर्जन की धूम है। जगह जगह टोलियां बनाकर लोग गणपति बाबा को विदा कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस के लिए ट्रैफिक व्यवस्था संभालना बड़ी चुनौती भी बन गया है। डीजे की धुनों पर थिरकते युवाओं के बीच कई जगह झगड़े और हंगामे की घटनाएं भी सामने आई हैं। वहीं कनखल के राजघाट पर विसर्जन के दौरान गंगा में डूबकर एक युवक की मौत भी हुई। एसएसपी हरिद्वार ने घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश भी इस दौरान दे दिए। देखिए, गणपति विसर्जन हरिद्वार में लगातार चल रहा है। इसमें गणपति विसर्जन की टाइमिंग को लेके और उसमें किए जा रहे सुरक्षा उपायों को लेके हरिद्वार पुलिस लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है। इसमें जो विभिन्न घाट हैं जहां पर गणपति विसर्जन कराया जा रहा है वहां पर पुलिस सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। साथ में मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि जो नदी घाटों के पास में नदी के वेग को ध्यान में रखते हुए ही विसर्जन की प्रक्रिया को करें। जहाँ पर वेग ज़्यादा है वहाँ पर ऐसे स्थानों को गणपति विसर्जन की प्रक्रिया से दूर रखें, ऐसे स्थानों पर ना करा जाए। इस संबंध में अलग अलग थानों में एडवाइजरियाँ जारी लगातार की जा रही है। हम उल्टी दिशा की तरफ चल रहे हैं, ये गलत है। इस गलत की परंपरा को बंद होना चाहिए और जो गंगा जी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके अवहेलना कर रहे हैं, ये वास्तव में ठीक नहीं है। एनजीटी का जो आदेश है उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। हमारा प्रशासन अधिकारी भी शक्ति दिखाता है, कहीं ना कहीं जुर्माने की बात करता, लेकिन जहाँ प्रभावित करने की जगह वो भी ठीक नहीं है। अभी 4 दिन पहले एक राजघाट के पास ही घटना सामने आई। एक युवक बच्चा गणपति जी को एक संस्था जा रही थी, लेकिन उसका जरा सा हाथ बहका और वो सीधा गंगा जी में समाहित हो गया। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में लगे गुगाल मेले में बड़ा हादसा हो गया है, जहां झूला टूटने से 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बिना फिटनेस जांच झूले को अनुमति देने पर प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना को लेकर बच्चों के परिजनों ने कहा है कि झूले में पहले से खराबी थी, लेकिन संचालक ने लापरवाही बरती। झूले में मैं बैठा था, उसमें से आवाज आ रही थी, तो हमने बोला रोक दो, तो उसने रोका नहीं और फिर उसने स्पीड और तेज करी और फिर हम उबाल गए। टायर में दोनों पैर फ्रैक्चर। मैं था, भाई था और मेरे चाचा थे। संदीप कुमार, मोहल्ला हमारे ज्वालापुर। एक का डैडी हूँ और एक का चाचा हूँ। सर, जो गुगाल पे हम गए थे, बच्चों का टिकट कटाया, झूले पर बच्चे झूलने लग गए। झूलते झूलते पहले आराम आराम से झुला रहा था, फिर तेज भी स्पीड करी। बच्चों ने कहा कि आवाज आ रही है, ना तो हमें सुनाई दिया नहीं हो रहा। बच्चे चिल्ला रहे थे कि आवाज आ रही है, धैर्य देने झूला गिरा, एकदम नीचे आ गए। किसी ने हेल्प नहीं करी। वो जो जानने वाले 2-4 परिचित व्यक्ति थे, उन्होंने आए, जहाँ थी मेरी शॉप पे, वहाँ शॉप पे तो बेचारे उन्होंने उठा के लेके आए। एक दो तरह से भी बेचारा आया कोई, उन्होंने मदद करके बच्चों को मेरा बाहर रिक्शा तक करवाई। रिक्शा करा के सीधा मैं सिटी हॉस्पिटल आया। बच्चों के दोनों पैर में फ्रैक्चर है, छोटे वाले के और बड़े वाले के मुंह में टांके आए हुए हैं, सर के पीछे चोट है और दोनों में मांसपेशियां खिंची हुई है। सर बस वही है, जो देखो क्या करते हैं, साफ ही चाहते हैं और क्या, कि ऐसे इस तरह के अगर झूले लगेंगे हम कहाँ जाएंगे। वो तो अभी ट्रीटमेंट तो बड़े भैया थे, उनसे लेके पैसे लेके करा दिया ट्रीटमेंट, ये कहाँ भागते आधी रात को। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में इलाज के लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई है, जिसके आक्रोशित होकर युवक के परिजनों ने और सहकर्मियों ने न्यू हरिद्वार कॉलोनी स्थित डॉक्टर के घर पर जमकर हंगामा भी किया। परिजनों ने आरोप भी लगाया कि युवक की ऑपरेशन के दौरान गलत इंजेक्शन लगाने से मौत हुई है। गुस्साए भीड़ ने डॉक्टर के सहयोगी के साथ मारपीट भी की है।
और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की ये वारदात थी और अब क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है? बिल्कुल, देखिए विशाल, लगातार भी अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से हरिद्वार के जो स्वास्थ्य विभाग है उस पर कई सवाल खड़े हुए, एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। जो निजी हॉस्पिटल है वहां पर कई महिलाओं और युवकों की मौत हो गई है। हालांकि जो ताजा मामले वो जोरापुर के निजी हॉस्पिटल से सामने आया, जहाँ पे एक युवक को गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद युवक की मौत हो गई। हालांकि बताया जा रहा है कि जो युवक था वो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में काम करता था। जैसे ही ये बात कंपनी तक पहुंची तो कंपनी के तमाम जो उसके सहयोगी थे और जो कर्मचारी थे वो हॉस्पिटल के पास आके हंगामा करने लगे। हालांकि हंगामा इतना ज्यादा होने लगा कि पुलिस को मौके पे पहुंचने लगा। यहाँ पे पुलिस की मौजूदगी में ही जो कर्मचारी थे उन्होंने डॉक्टर को के साथ मारपीट भी की। हालांकि पुलिस ने फिलहाल मामले को शांत करा दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं जो कर्मचारी है वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि मौके पे जिलाधिकारी और एसडीएम को आना होगा। ऐसे जो हॉस्पिटल है जिनके वजह से कुछ लोगों की मौत हो जाती है तो उनको इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करनी होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन की ओर से किस तरह की कार्रवाई इस पर की जाएगी। लेकिन ये कोई नया मामला नहीं है कि जब किसी युवक की मौत हुई है, हालांकि लगातार गलत इंजेक्शन, गलत इलाज के कारण और इलाज में लापरवाही के कारण कई लोगों और बीते दिनों बहादुरबाद से एक मामला सामने आया था, जहाँ जो दो प्रेग्नेंट महिला थी उनकी भी यहाँ पे मौत हो गई थी। कहीं न कहीं उसमें भी ये आरोप लगाया गया था कि यहाँ जो इलाज था वो ठीक से नहीं हो पाया था, जिस वजह से महिलाओं की मौत हुई और कहीं न कहीं उस हॉस्पिटल के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की गई थी। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है समय समय पर हॉस्पिटलों की जांच नहीं करते, जिस वजह से ऐसी घटनाएं होती है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो कर्मचारी है, जो हंगामा कर रहे हैं, उनकी केवल यही मांग है कि तमाम जो स्वास्थ्य विभाग है उसको हॉस्पिटल में जाके सभी ऐसे हॉस्पिटल जो नियमों के विरुद्ध काम करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे हॉस्पिटलों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। जी विशाल। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ज्योतिर्मठ के पला गांव में भूधसाव के कारण लगभग 25 घरों में दरारें आ गई हैं। वहीं स्थिति को गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट भी करा दिया है। एसडीएम ज्योतिर्मठ चंद्रशेखर वशिष्ठ ने बताया है कि प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी व्यवस्था के रूप में लगभग 17 टेंट उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही तहसील प्रशासन की ओर से हर एक परिवार को राशन किट भी दी गई है। तो प्रशासन की राहत व्यवस्था देखने को मिल रही है। और संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के अब एक बार फिर से दरारें देखने को मिली है घरों में, और प्रशासन किस तरह की अब कार्रवाई में जुटा हुआ है? देखिए, जिस तरह से ज्योतिर्मठ के दूरस्थ गांव ये पल्ला अम्बेडकर में जो पिछले कई दिनों से जो भूधसाव और दरारों की जो आपदा आई हुई है को लेकर के तहसील प्रशासन सहित जो टीएसडीसी प्रशासन है वो भी जो है अपने अपने स्तर से जो है बैठकें आयोजित करके जो ग्रामीणों को आश्वासन दे रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे नुकसान हुआ है, अगर तहसील प्रशासन की माने तो तहसील प्रशासन द्वारा अभी यहाँ पे 16 से 17 टेंटों की जो है व्यवस्था कर दी गई है। गांव के समीप जो सुरक्षित स्थान है वहाँ पे खाद्यान्न की व्यवस्था के साथ साथ 16 से 17 परिवारों के लिए व्यवस्था की गई है। और जो उसके ठीक नीचे, गांव के नीचे जो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो कार्य चल रहा है, तो उसकी निर्माणदायी संस्था जो टीएसडीसी है उसके भी अधिकारी अभी गाँव के भ्रमण पे गए थे। गाँव वालों के साथ उनकी वार्ता हुई और इस बात पे भी उन्होंने सहमति जताई है कि अगर सर्वे के बाद जो सर्वेक्षण किया जाएगा, इसका सर्वेक्षण भूगर्भीय सर्वेक्षण के बाद अगर कुछ इस तरह की तथ्य सामने आते हैं कि टीएसडीसी के जो निर्माण कार्य चल रहा है इससे अगर कुछ ये नुकसान हो रहा है तो टीएसडीसी जो उसमें जो कंपनसेशन होता है वो भी देने को तैयार होगी। और साथ ही फिलहाल आंशिक रूप से जो टीन शेड के लिए जो बात कही गई है, तो टीन शेड का निर्माण भी जो है टीएसडीसी अपनी ओर से यहाँ पे करेगी। फिलहाल ये केवल वार्ता में तय किया गया है, अभी हालांकि इस पर लिखित कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन तहसील प्रशासन जोशीमठ मुस्तैदी से जो है इन जो पल्ला गांव के जो आपदा प्रभावित है उनके साथ खड़ा है। और अभी फिलहाल केवल थोड़ा सा बिजली आपूर्ति से लेकर के टेंट कॉलोनी और खाद्यान्न की ही व्यवस्था यहाँ पे हुई है। आज मौसम खुशनुमा है क्षेत्र में, लिहाजा जो आपदा प्रभावित लोग हैं वो आज पुनः अपने जो घरों की तरफ लौटे हैं और जो अपने घरों की और जिस तरफ उनके पशुधन और अन्य दैनिक उपयोगी सामान जो अभी छूटे हुए हैं, तो उनकी ढूंढ खोज खबर के लिए अपने उन टूटे हुए घरों में गए हुए हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे रात्रि को रुकना जो है खतरे से खाली नहीं है। तो
वो लोग फिर अपने वापस अपने टेंटों में और अपने जो परिजन है आसपास के वहाँ जहाँ वो ठहरे हुए हैं शाम को फिर वहाँ चले जाएंगे। अभी जो एक बार फिर वो अपने उन भवनों की तरफ लौटे हैं और अपने वो सामान समेट रहे हैं जो उनके दैनिक उपयोग के लिए जरूरी है। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लक्सर के गंदासपुर के पास पानी में एक सड़ा गला शव तैरता हुआ मिला है। ऐसे में ग्रामीणों ने शव होने की सूचना पुलिस को दी। महिराइसी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और गहरे पानी से शव को बाहर भी निकाला। साथ ही पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। लक्सर में मुख्यमंत्री के दौरे के बाद प्रशासन ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण तेज कर दिया है। दरअसल दोनों क्षेत्रों में राजस्व निरीक्षकों के साथ गन्ना विभाग के पर्यवेक्षकों को भी सर्वेक्षण का काम सौंपा गया है। वहीं एसडीएम सौरभ असवाल ने बताया कि कर्मचारियों की ओर से तेजी और पूरी पारदर्शिता के साथ बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वेक्षण किया जा रहा है। देखिए, अभी बारिश से फसल क्षति के नुकसान के बारे में बताया जा रहा है, तो हमने एक जॉइंट टीम बनाई हुई है। जैसा कि हम जानते हैं आपकी क्षेत्र में गन्ने की फसल ज़्यादा एरिया में है, तो एक तो जो गन्ने विभाग से हमारे पास जो कर्मचारी हैं उनकी और हमारे राजस्व विभाग के और कृषि विभाग के जो है एक जॉइंट टीम बनी है, जो कि गांव-गांव में जाके क्षति का आकलन कर रही है, सर्वे कर रही है। अभी खेतों में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से पूरी तरह से जो आकलन है वो नहीं हो पा रहा है। जैसे-जैसे पानी उतर रहा है, वैसे-वैसे हम जहाँ-जहाँ पानी उतर रहा है वहाँ-वहाँ पर सर्वे हो रहा है और अभी तक एक 2-3 गाँव की रिपोर्ट मेरे पास आई है और मैंने इन टीम को निर्देशित किया है कि जल्द ही इसका काम पूरा करें। गलती से सीखना एक बार होता है, पर बार बार दोहराई गई गलतियां खुद को और भी नुकसान पहुंचाती हैं और आगे बढ़ने के रास्ते में भी बाधा बनती हैं। उत्तराखंड समेत तमाम पहाड़ी राज्यों के हाल यही हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए असंतुलित विकास को संतुलित करने की योजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं और आपदाओं के कारण का पता लगाने के लिए एसआईटी गठित कर जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सितंबर को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में आई बाढ़ और लगातार हो रहे भूस्खलन पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि हमें विकास को संतुलित करने की बहुत जरूरत है। इसे लेकर शीर्ष अदालत ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में पता चलता है कि बाढ़ में बड़ी संख्या में लकड़ी के लट्ठे बह रहे थे और इसका मतलब ये है कि पहाड़ों पर पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है। इन्हीं अवैध कटाई के कारण ये आपदाएं आई। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्र की पीठ पर हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के पानी में बहकर आई लकड़ी के लट्ठों के वायरल वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स को संज्ञान लेते हुए ये टिप्पणी की गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देशों के अनुसार ही सभी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जहाँ पे विकास की बात करें तो विकास की वजह से प्रलय आना और आपदाएं आना ये भी पूर्णतया मैं कहूँगी कि सत्य नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना अवॉइड किया जाना चाहिए। और जहाँ पे अगर बहुत ही आवश्यकता पेड़ों को काटने की है तो एक पेड़ अगर काटते हैं तो देखिए मिनिस्ट्री का भी गाइडलाइन है कि एक पेड़ की जगह आप जो हैं 3-3 पेड़ वहाँ पे लगाएं, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो सभी जितनी भी जो चीज़ें हैं उनका मानकों के अकॉर्डिंग ध्यान रखा जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग पूरा जो है सर्वे होता है, पूरा सॉइल टेस्टिंग होता है, एवरीथिंग जो है वो इंजीनियर्स करते हैं। उसके बाद जो है कोई प्रोजेक्ट को संस्तुति मिलती है। तो मुझे लगता है कि सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन जहाँ पे अनावश्यक रूप से अगर कहीं पे किसी प्रकार का कोई पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जा रहा है तो उससे बचना चाहिए। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए Channel 24/7। नमस्कार।